नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएस को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन है। इस गैजेट नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल एनालिसिस मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूं और ये जो एनालिसिस है ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस है। यहां पर हम एक स्टूडेंट की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई है, इसके अंदर क्या ऊपर की बात है, क्या अंदर की बात है, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा। यहां पर इस सर्कुलर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसके बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में उन सब बिंदुओं को रखते हुए मैं सारी बातें करूंगा। जहां पर क्लैरिटी की डिमांड में आपके साथ में अपना ओपिनियन जरूर दूंगा, लेकिन जहां पर क्लैरिटी की बात होगी वहां पर आपको ओपिनियन भी मैं कमेंट में जरूर मांगूंगा। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम तेजी से करें। आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि यूपीएस का जो ऑफिशियल सर्कुलर आया है उसके अनुसार आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। दूसरा, क्या ये एनपीएस से अच्छा है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना है, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लेना चाहिए कि यूपीएस लेना है या नहीं। सो अल्टीमेटली डिसीजन तो आपको लेना है, ये फायदेमंद है या नहीं ये डिसीजन आपको लेना है, लेकिन इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको आज के सेशन में पूरा का पूरा दे दूंगा। अच्छा, अच्छे से समझने के लिए ये जो सर्कुलर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया हुआ है, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी को सीधा कैलकुलेट किया है। 25 तारीख आज है और आज ही के डेट में ये कैलकुलेशन आपके सामने मैं जारी कर रहा हूं। जहां पर लगे कि कुछ कैलकुलेशन में मिसकंसेप्शन है या एरर है, वो वहां पर कमेंट में आप जरूर सुधारिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। सारी टर्म्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस यूपीएस के अंदर कौन आ सकता है। हम जानते हैं इस समय 3 टर्म हमारे पास है, एक है एनपीएस, एक है यूपीएस और एक है ओपीएस। ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस अभी चल रही है और यूपीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओपीएस के लिए लड़ाई चल रही है, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, एनपीएस और यूपीएस। एनपीएस यदि आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आप एनपीएस में अभी हैं। आपको ये देखना है कि एनपीएस में आपका फायदा है या यूपीएस में, क्योंकि अभी आपके आसपास ऑप्शन होगा इसको चूज करने का। अच्छा, सबसे पहला, अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई या लगी हुई है और 10 साल की आप पूरी सर्विस करेंगे तो ही आप यूपीएस के अंदर आएंगे। यदि 10 साल से आपकी कम सर्विस होने वाली है तो आप इस गेम से बाहर है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 10 साल की आपकी नौकरी पूरी होगी, तो ऐसे में हम आपको 2 चीजें यहां पर मिलेंगी। सबसे पहला, आपको यह पता चलेगा कि आपको पेंशन कितनी मिलने वाली है, और दूसरा, एक मुश्त राशि आपको क्या मिलेगी। 2 चीजें आपको मिलने वाली है, एक लमसम अमाउंट और दूसरा आपको एक पेंशन। ये दोनों की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें साथ में बताते जाऊंगा। किन किन चीजों पे आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कुछ बातें मैं भी बता दूंगा, कुछ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले, क्या ये एनपीएस से बेहतर है, इसमें कौन कौन सी छुपी हुई बातें हैं, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या नहीं मिलेगा, और क्या हमारा जमा किया हुआ पैसा मिलेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एनपीएस में जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमें पता है कि जब हम रिटायर होंगे तो उसका 60% जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा और 40% को बाकी सर्विस में डिवाइड करके आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन क्या इसके अंदर जो आप पैसा जमा कराने वाले हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो आप जमा कराएंगे, क्या वो पैसा आपको मिलेगा, उसके सबके ऊपर भी पूरी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए पूरे सर्कुलर को अच्छे से देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, जहां लगे पढ़ने का मन है आप अपना रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कम से कम 10 साल होंगे तो आपका काम होगा। अब 10 साल के बाद आप यूपीएस में आ जाएंगे, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी, और 25 साल तक मिनिमम है। यानी कि अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक काम किया, 25 साल की पूरी सर्विस दे दी, तो आप ये समझ जाइए कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब, यदि उस समय बेसिक पे आपकी 50,000 हो रही है तो आप ये समझिए, इसको 2 से डायरेक्ट डिवाइड करके आप समझो कि आपकी 25,000 रुपए पेंशन बनेगी। यानी कि 25 साल की पूरी सर्विस हो गई, सारे पैसे सब कुछ आपने भर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भी आपकी उस समय बेसिक होगी उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका काम हो जाएगा। यहां पर हम समझेंगे कि अगर आपकी दिक्कत है 25 साल से कम की सर्विस होती है या ज्यादा की सर्विस होती है, ऐसे हिसाब से कैलकुलेशन क्या होगा। तो आपसे जो छोटे हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया, 25 साल कंप्लीट हो गया। अगर यदि आपको किसी तरीके से डिबार कोई समस्या हो, आपने रिजाइन कर दिया पहले, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, तो आपको किसी भी तरह के यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको यह देखना है कि भाई यहां पे इस स्कीम का फायदा आपको कब होगा, सबसे पहला, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेनावर्ती तुरंत पहले 12 मासिक, जो 12 महीने का वेतन होगा, ठीक है, मूल वेतन की 50% होगी। जैसे कि 12 महीने का औसत वेतन का मतलब क्या है कि जिस समय आपकी रिटायरमेंट हो रही है, तो यहां पर एक कैलकुलेशन के लिए 45,000 एक अमाउंट लिया गया है, उसी चीज को मैं लेकर के चलूंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप, जो हम जानते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई में या जनवरी में लगता है, तो मान के चलो कि किसी का इंक्रीमेंट जुलाई में लग रहा है और आप रिटायर हो गए अगस्त के अंदर, तो जुलाई का 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने ये, और इससे पहले के 10 महीने ये वाला आपका इंक्रीमेंटेड, यानी कि एक इंक्रीमेंट ज्यादा होगा इसके अंदर, और बाकी
बाकी एक इंक्रीमेंट पहले का होगा, तो दोनों जोड़ करके आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे आपकी एक वैल्यू आएगी जो आपका एग्जैक्ट बेसिक पे होगा। यानी कि अगर आप 12 महीने का जोड़ेंगे तो किसी भी केस के अंदर आपकी जो ओवरऑल बेसिक होगी वो कम ही बनेगी। पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगर 25 साल अगर जब आपके हो जाएंगे सर्विस के, तब जाकर के आपको पैसे मिलेंगे। कम हर्क सेवा, यानी कि अगर आपके 25 साल से कम की सर्विस होती है, अगर 25 साल से कम की सर्विस है तो आपका प्रोपोर्शनेट मिलेगा। यानी कि अगर आपके 10 साल से ज्यादा है, 25 साल से कम की आपकी सर्विस है, तो उसी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, अगर 10 साल से या उससे ज्यादा आपकी सर्विस हो जाती है तो इस चीज की गारंटी है कि 10,000 पेंशन, 10,000 रुपए की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मान लो किसी के 11 साल है, कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी टोटल पेंशन 8,000 ही बन रही है, अभी मैं दिखाऊंगा भी, लेकिन वो आपको 10,000 करके दे दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा जब आप कर लेंगे या फिर आपने जानबूझ के वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली, तो जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से आपको पेंशन दे दी जाएगी। अच्छा, कोई मर वर जाए तो उसके बारे में भी हम नहीं देखेंगे। उसके अलावा एक टर्म है महंगाई राहत, यानी कि डियरनेस रिलीफ। अभी जो जीपीएफ यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैसे मिलते हैं पेंशन में, उसके अंदर एक डीए, डीए टर्म को आप जानते हैं डियरनेस अलाउंस है, तो डियरनेस अलाउंस मिलता है। यहां पर एक टर्म है महंगाई राहत यानी कि डियरेंस रिलीफ। क्या ये डियरेंस अलाउंस के बराबर है, क्या ये डीए के बराबर है, यह भी क्लियर नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है सेम है, अगर सेम होगा तो सबके हिसाब से चलेगा, अगर ये अलग है तो इसकी कैलकुलेशन बाद में वो लोग बताएंगे। तो जो भी परसेंटेज होगा, यानी कि बेसिक पैसा आपको जो आपका मिलेगा वो, जैसे कि 45,000 बेसिक बन गया 12 महीने का, और जो उस समय डीआर होगा वो उसके साथ जुड़ के पैसे आपको मिल जाएंगे। जो सेवा के इसके अलावा जो एक आपका एक लमसम अमाउंट बनने वाला, मैंने बोला ना एक पेंशन मिलेगी और एक लमसम अमाउंट बनेगा। तो जो लमसम अमाउंट बनेगा तो आपकी जितनी साल की सर्विस होगी उसको 6-6 महीने के चंक्स में बांट देंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने 20 साल काम किया है तो 20 साल के 1 साल के 6-6 महीने बांटेंगे, तो 20 साल के हिसाब से उसके अंदर 40 6 महीने होंगे, तो 40 एक कैलकुलेशन हो जाएगी। और टोटल जो आपका बेसिक बना उसके अंदर डीआर जोड़ देंगे, यानी कि डियरनेस रिलीफ जोड़ देंगे। इन उस समय का डियरनेस रिलीफ जोड़ करके इसका 10% निकालेंगे, और वो जो 10% होगा उसको 40 से गुणा करके एक लमसम, एक मुश्त राशि आपको दी जाएगी। यदि एक मुश्त राशि देने की बात चल रही है तो ये हमारे लिए एडिशनल फायदा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन भी हम आगे दिखाएंगे, जो ऑफिशियली इन्होंने ही दी है। तो यहां पर एक चीज ये है कि जब आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपकी बनेगी, यहां से आपको चीजों को समझना है, तो आपका एक कॉर्पस बनेगा। कॉर्पस का मतलब होता है पैसे का एक समूह, जहां पर पैसा इकट्ठा होता है। आप जहां पैसा जमा करेंगे उसको कॉर्पस कहेंगे। तो कर्मचारी के अंशदान या उसके बराबर केंद्र सरकार जो है अंशदान करेगी, ठीक एनपीएस की तरह। जैसे आप 10% देते हैं, केंद्र सरकार भी 10% डालती है, तो उसी तरीके से यहां पर अंशदान होगा। और उसके अलावा केंद्र सरकार उसके अंदर अतिरिक्त अंशदान भी करेगी, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे और डालेगी, जैसे एनपीएस में 4% डालती है उसी हिसाब से। कैसे होगा आप समझिए। सबसे पहले कर्मचारियों का अंशदान, यानी कि आपकी सैलरी से कितने पैसे कटेंगे, आपका इस समय जो भी बेसिक होगा और जो भी इस समय महंगाई भत्ता, यानी कि जो आपका डियरनेस अलाउंस होगा। टर्म देखिए यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, वहां पे क्या था, डियरनेस रिलीफ। डियरनेस अलाउंस मतलब जो आपको सैलरी, जब आप नौकरी कर रहे हैं उस समय जो आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, उन दोनों को जोड़ करके उसका 10%, जैसे कि एनपीएस में आपका कटता है 10% जो है वो आपके यूपीएस में चला जाएगा। ठीक है, उतना ही जितना 10% आपके अकाउंट से जाएगा उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी उसके अंदर डालेगी एनपीएस की तरह। लेकिन अभी एनपीएस में 14% डालती है, नीचे क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार उसके अंदर 8.5% और डालेगी। 10% आपने दिए, सरकार ने एक 10% दिए, ऊपर से 8.5% और दिए। अब इसका मतलब समझो कि एक तरीके से यदि आप 10 रुपए डाल रहे हो तो एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार आपके अकाउंट में 8.5 रुपए डाल रही है, मतलब 18.5 रुपए डाल रही है। तो अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन कितनी अच्छी है कितनी खराब है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। 10 से 18, आप 10 जमा करा रहे हो, सरकार 18.5 रुपए करा रही है। कर्मचारी जो है वो केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश कर सकता है, यानी कि आप 10 रुपए आप जमा करा रहे हो, आप 10 रुपए ही जमा करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और इसके अंदर बाद में एक डिफॉल्ट पैटर्न भी लागू होगा। कहने का मतलब है कि जो आपकी आखिरी में कैलकुलेशन होगी उस कैलकुलेशन के अंदर कितने पैसे के हिसाब से, यानी कि क्या क्या अमाउंट लगना है, उस अमाउंट को लगने का एक तरीका होगा। उस तरीके के अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। यदि वो ऑप्शन आप चूज नहीं करेंगे तो इनका एक डिफॉल्ट पैटर्न होगा, वो वहां पे लागू हो जाएगा, जो कि अभी इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, वो आगे पता चलेगा। फिर केंद्र सरकार जो अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से एक पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय को पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। एक पूल कॉर्पस की बात करी जा रही है जिसके बारे में पूरी जानकारी इसमें नहीं है, बस ये बोल रही है कि सरकार जो 8.5% का एक्स्ट्रा पैसा डालेगी उसके लिए एक पूल कॉर्पस बनाएगी। सो दिस इज इनकम्प्लीट पॉइंट।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई इससे संबंधित टॉप अप वगैरह अगर कुछ भी करना है तो ये सारा काम इसके बारे में सरकार बाद में बताएगी, तो ये पॉइंट भी छोड़ दो। अब चलिए इसके बाद क्या है कि एक स्टार वाला पॉइंट मैंने डाल रखा है कि लिखा हुआ है कि आपका मन करे तो आप, आपके पास ऑप्शन है कि एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय प्रणाली में बने रह सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि एनपीएस और यूपीएस है, आपका मन कर रहा है कि मुझे यूपीएस नहीं चाहिए, मुझे तो एनपीएस ही चाहिए, तो आप एनपीएस में रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार आपने यूपीएस में चेंज कर लिया तो वापिस आप एनपीएस में नहीं जा सकते। अब समझ लो। अब दूसरी बात, अगर आपने एनपीएस से यूपीएस चूज कर लिया तो हो सकता है कि जो लोग नौकरी में लगे हुए उनके बहुत सारे पैसे एनपीएस में इकट्ठे हैं, तो वो पैसे जो है आपके यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो सारा पैसा आपके यूपीएस के खाते में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे अब लिखा हुआ है कि जो बंदा भी एनपीएस के अंतर्गत आता है, हैज एक्सरसाइज, जिसने यूपीएस का चुनाव कर लिया है, तो उसके लिए एक बेंचमार्क कॉर्पस बनेगा, बेंचमार्क कॉर्पस, और एक आपने जो जमा किया है वो। अब इन टर्म्स को ध्यान रखिए, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस और एक है बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब जो आप जमा कराएंगे, बेंचमार्क कॉर्पस जो होना चाहिए, जो तय किया जाएगा, जो तय किया जाएगा वो बेंचमार्क कॉर्पस है। यानी कि अगर 25 साल की कोई सैलरी करता तो कितने पैसे होने चाहिए थे, आपने कितने जमा कराए। हो सकता है आपने 10 साल सर्विस करी तो 10 साल के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन तो कम हुआ, तो उसी रेशियो के हिसाब से आपकी पेंशन कम बनेगी। वही कुछ लोग हो सकते हैं कि 25 साल की बजाय उनकी 40 साल की सैलरी हो, तो पैसे जितने बनने थे उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने कर रखा है, तो उनको जो बाकी पैसा होगा वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक डिफॉल्ट पैटर्न मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, तो कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में भी बातचीत की जाएगी। दो बातें समझ में आ गई। इन टर्म्स को आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अर्धवार्षिक या सेनावर्ती पर जो कुछ भी होगा बराबर कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को प्रावर्तित करेगा। देखो 3 केस हो सकते हैं, एक हो गया आपका बेंचमार्क कॉर्पस और एक हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। अब इंडिविजुअल कॉर्पस के 3 केसेस हो सकते हैं कि इंडिविजुअल कॉर्पस बड़ा हो जाए या कम हो जाए या बराबर हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी सर्विस के हिसाब से टोटल जो कॉर्पस आपका बनना चाहिए था वो 50 लाख बनना चाहिए था, यानी कि आपको 50 लाख रुपए यूपीएस में 10% से कटवा करके जमा कराने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्या किया, आपने भी 50 लाख जमा करा ही दिए। मतलब आपने टोटल सर्विस करी, आपने टोटल 50 लाख जमा करा दिए, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि पूरी सैलरी होगी, सारा काम हो गया, तो आपको पूरे 2 से डिवाइड करके, मतलब, और 25 साल की भी अगर आपकी सैलरी हो गई तो जितना आपका बेसिक होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपकी पेंशन हो जाएगी। अगर बाई चांस 50 लाख का कॉर्पस था और आपकी सर्विस ज्यादा है और आपने 55 लाख रुपए जमा करा दिए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन ज्यादा होगी। आपको क्या होगा कि इसका 5 लाख तो आपके अकाउंट में भेज देंगे और बाकी 50 लाख क्योंकि बराबर हो गए, और यदि 45,000 आपका बेसिक बनता है तो उसको 2 से डिवाइड करके आपका जो है 22,500 रुपए आपकी पेंशन हो जाएगी। और यदि आपका जो कॉर्पस है इससे कम यानी कि 45 लाख रुपए हो जाता है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 45 लाख हो गया तो आपका 2 ऑप्शन है। पहला, यहां पर या तो आप 5 लाख रुपए जमा करा दो, 5 लाख रुपए आप जमा करा दो, और सब कुछ 25 साल की सर्विस भी पूरी हो रखी है, सब कुछ आपका हो रखा है, तो आप क्या करो, या तो 5 लाख रुपए इसमें जमा करा दो और ये 50 लाख बराबर करके आपकी जो पेंशन बन रही है वो पूरा 2 से डिवाइड करके आप 22,500 रुपए ले लो। या फिर अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपके 45 लाख के हिसाब से आपका जो पेंशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार कुछ लोग जो है अपना जो 10% का जो अंशदान देते हैं उसमें से पैसे निकाल भी लेते हैं। अगर वो पैसे निकाल चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका यहाँ पे पेंशन कम बनेगा, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर पैसा उन्होंने निकाला है तो वापस जमा भी करा सकते हैं। ठीक है, यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस में अतिरिक्त मूल्य बेंचमार्क यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान अनुपात में किया जाएगा। यानी कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, आपके जमा किए हुए कॉर्पस, आपका जमा किया हुआ पैसा, टोटल पैसा जो निर्धारित है उससे कम है तो आपको पेंशन भी कम मिलेगी। ठीक है, अगर आपने यूपीएस ले लिया तो बाद में किसी तरह के बेनिफिट का दावा नहीं करेंगे, जो इसमें लिखा होगा वही सारी बातें होंगी। अब इसको छोड़ते हैं, इसके ऊपर कोई खास बात नहीं है। अच्छा, और ये 1 अप्रैल 2025 यानी कि अभी जनवरी चल रही है, फरवरी, अप्रैल, मार्च यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, यहां से मैं कैलकुलेशन अब आपकी बता रहा हूं।
ठीक है, यहां से अभी मैं आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो उस समय पेंशन बनेगी, पेंशन जो बनेगी, तो आपका जो बेसिक बन रहा है वो 45,000 रुपए बन रहा है, यानी कि पिछले 12 महीने को जोड़ करके उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 45,000 है। अब आप जिस दिन रिटायर होंगे, अब आप अपनी कैलकुलेशन अपने पेपर में साथ में करते रहो, बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन करो, मतलब कोई प्रमोशन वगैरह मत जोड़ो। जैसे कि मान के चलो अभी आप ये हो और 2040 में आप रिटायर हो गए, तो अभी से 2040 में आपका क्या बेसिक होगा, इसके साथ वो अमाउंट लिख लो। फिर उसके साथ आप ये लिख लो डीए। डीए उस समय कितना होगा, हमें तो पता है कि पे कमीशन वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप मान के चलो कि 2040 में 53% डीए होगा, तो ये हो गया। तो ये दोनों जोड़ के आपका 68,850 रुपए हो गया। पहली कैलकुलेशन, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक आपको पेंशन मिलेगा और एक आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। तो अभी मैं लमसम अमाउंट की बात कर रहा हूं कि एक मुश्त राशि आपको क्या मिलेगी। तो टोटल आपके 45,000 हो गए, 23,850 रुपए डीए हो गया, तो टोटल जोड़ के बना 68,850। अब कैलकुलेशन के हिसाब से इसका हम 10% निकाल लेंगे, जो उन्होंने बताया क्या था, 10% निकाला तो 6,885 रुपए मेरे पास आ गए। तो कैलकुलेशन में लिखा हुआ था कि 6,885 के बाद अब आपकी जितनी भी सर्विस हुई है, जितने भी साल की सर्विस हुई है, हर 6 महीने का एक 10% पैसा आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट करी है, 10 साल का मतलब 120 महीने, या 10 साल का मतलब कहें तो एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो 20 बार 6 महीने आपने काउंटर किए, तो 6,885 को हम 20 से गुणा करेंगे, इसके हिसाब से 1,37,700 रुपए आपको मिलेंगे। यानी कि किसी बंदे ने 10 साल की सर्विस कंप्लीट करी और यदि उसका बेसिक 45,000 बनता, आज की डेट में मान लो यूपीएस लागू होता, सब कुछ होता, और आज की डेट में उसकी बेसिक 45,000 बन रही होती और आज की डेट में उसकी सर्विस भी 10 साल की हो चुकी होती, तो उसको 1,37,000 रुपए मिलते और पेंशन अलग से, ठीक है। और 15 साल की हो जाती तो इतने मिलते, और यदि 35 साल की उसकी सर्विस पूरी होती है तो 4,81,950 मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो तो 45,000 है, लेकिन मान के चलो कि आपकी जो तनख्वाह है उस समय जो आपकी बेसिक है वो 1 लाख बनती है, तो 1 लाख का मान लो 53% है, तो 53,000 ये जोड़ दो, तो 1 15 3 1,53,000 हो गया, इसका 10% काट दो, यानी कि 15,300 हो गया। तो आपका उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। उदाहरण के लिए अगर आप 35 साल अगर आपने काम किया तो 15,300 को आप 35 गुणा कीजिए तो आपका लमसम अमाउंट वही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, जिसका जैसा बेसिक होगा उसको उसके हिसाब से लमसम अमाउंट मिलेगा। तो पहली कैलकुलेशन क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि पेंशन कैसे हमको मिलने वाली है, पेंशन कैसे मिलेगी। तो पेंशन के लिए ये 5 क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। अगर ये 5 क्राइटेरिया आपके पूरे हैं तो आप ये समझो कि जो भी आपका बेसिक बनता है, ठीक है, जो भी आपका बेसिक बनता है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका काम हो गया, वही आपकी पेंशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की सर्विस 25 साल से कम है, या फिर वो लोग जिन लोगों ने पैसे निकाल रखे हैं, या फिर वो लोग जिन लोगों की जो खुद के जो कॉर्पस के अंदर जो पैसा इंडिविजुअल जो उन्होंने पैसा जमा करा रखा है 10%, वो बेंचमार्क से कम है, तो उनकी पेंशन कैसे कैसे कम होगी अब हम वो समझते हैं। पहला, अगर किसी बंदे ने 12 महीने का बेसिक पे का एवरेज निकालेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि वो 45,000 है, ठीक है, वो सबकी अलग अलग होगी। फिर दूसरी बात क्या है, हम देखेंगे कि एक क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए 25 साल तक की, 25 साल मिनिमम है। अब उससे ऊपर होगा, अगर उससे ऊपर होगा तो आपको ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर 25 साल हो गए तो पूरे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर 25 साल से ज्यादा है तो भी 25 साल तक के ही बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि बंदे ने जो इंप्लॉय है, आपने सारे पैसे जमा कराए, मतलब 10% आपका हर बार जमा हुआ है और किसी भी तरह की कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है। फिर उसके बाद आपने एक डिफॉल्ट पैटर्न चूज कर रखा है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि जो आपके 10% कटते हैं उसमें होता है ना कि भाई एसबीआई में इतना देना है, या इसमें इतना देना है, या उसमें इतना देना है, तो ये आपके 10% जहां भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपने कुछ नहीं कह रखा, जो सरकार ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है उसी हिसाब से अगर चीजें चल रही है तो आपका डिफॉल्ट पैटर्न होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने अपनी मर्जी से दिखा दी तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगी। फिर आपने किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं निकाला है, तो ये 5 चीजें अगर आपकी पूरी हैं तो आप सीधी सीधी बात है, जितना आपका बेसिक बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपकी पेंशन है। नहीं तो अब क्या होगा आप समझिए, ठीक है। अब एक एक करके कैलकुलेशन समझो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला कि अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए आपने जमा करा दिए, 10% करके 50 लाख रुपए आपने जमा करा दिए, और आपका बेंचमार्क कॉर्पस भी 50 लाख ही है, यानी कि 50 लाख आपने जमा कराए और होने भी 50 लाख ही चाहिए थे, तो दोनों बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप ये ध्यान रखेंगे। पी का मतलब है आपका बेसिक, 12 महीने का बेसिक। क्यू ये आपकी टोटल ईयर्स है,
ईयर इंटू में 12, यानी कि टोटल कितने महीने आपने काम किए, 25 साल मिनिमम में, तो 25 को 12 से करेंगे तो 300 से ही डिवाइड करना है। ऊपर उतने महीने लिखेंगे जितना आपने काम किया है, आईसी हो गया जितना आपने पैसा जमा कराया है, बीसी जितने जमा आपको कराने थे। तो यहां पर देखिए 45,000 रुपए आपकी बेसिक बना, 2 से डिवाइड करना है, 300 300 300 क्यों, क्योंकि आपने 25 साल तक का काम कर लिया है। अगर आपके 25 साल से ज्यादा होते तो यहां पर 325 नहीं होता, यहां 300 ही होगा। तो यहां पर ये ज्यादा कट के 1 होगा, जितना आपको जमा कराना था उतना ही आपने जमा करा दिया, तो ये भी 1 हो गया। 45,000 को 2 से डिवाइड किया तो 22,500 रुपए आपकी पेंशन हो गई। और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डियरनेस अलाउंस नहीं, एक अलग परसेंटेज होगी जो आपके लिए अलग से डिसाइड की जाएगी। दूसरा केस, जिसको जहां पे समझ में आते जा रहा है वो वहां वीडियो छोड़ सकता है, आखिरी में कुछ क्वेश्चंस होंगे बस वो देख लेना। अब मान के चलो कि बंदे ने पहला तीसरा और मतलब पहला और तीसरा क्राइटेरिया पूरा कर रखा है, और तीसरे से पांचवा यानी कि तीसरा चौथा पांचवा सारा क्राइटेरिया पूरा कर रखा है, बस दूसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि बंदे ने 25 साल पूरे नहीं किए तो क्या होगा, बाकी सब कर रखा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस 25 साल पूरा नहीं किया तो क्या होगा। तो मान के चलो कि 25 साल पूरा नहीं किया, उसने 20 साल काम किया, तो 20 साल के हिसाब से उसका कॉर्पस 30 लाख का बनना चाहिए था, और उसने कोई भी गड़बड़ी नहीं करी तो 30 लाख का कॉर्पस भी जमा करा दिया, यानी कि सारे पैसे उसने जमा करा दिए, सर्विस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है और सारा काम बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे में अब उसकी पेंशन क्या बनेगी, 45,000 बेसिक बन रहा है तो 45,000 बेसिक बन गया। अब क्योंकि उसने केवल 15 साल ही काम किया है, तो यहां पर 15 को अगर हम 15 साल को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 महीने आ जाएंगे, नीचे 300 से डिवाइड करेंगे, ये 30 कट गया। अब क्योंकि ये ऊपर कम वैल्यू है तो इसके हिसाब से टोटल वैल्यू 13,500 रुपए होगी, यानी कि वही सारा काम अगर किसी ने सब कुछ उसका ओके है, 25 साल की सर्विस भी है तो 22,500 होगी, और यदि 15 साल है तो 13,500 होगी। तो वो आपको देख के चलना है। अगर आपकी सर्विस जो आपका बेसिक है, आप ये समझ लो कि 2040 में आप रिटायर हो रहे हो, तो 2040 में या 2030 में जब भी आप रिटायर हो रहे हो उस दिन आपकी क्या बेसिक है वो आप देख लो। फिर उसके बाद ये देखो कि क्या आपकी सर्विस 25 साल से ज्यादा हो रही है, 25 साल से ज्यादा हो रही है तब तो आधा आधा मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25 साल से कम हो रही है तो महीने डाल करके उसके हिसाब से आप डिवाइड कर दोगे, आपका यूपीएस का अमाउंट आपको दिख जाएगा। वो अलग बात है कि बाद में प्रमोशंस वगैरह आपके होंगे, लेकिन अभी समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। फिर आता है कि अगर आपने पहले से लेकर तीसरे तक सारा कर रखा है, क्वालिफाइंग सर्विस है, और अगर आपके 10 साल का काम होता है, तो इस वाले कैलकुलेशन में क्या था कि डिफॉल्ट कैलकुलेशन 13,500 रुपए है, यानी कि 10,000 से ज्यादा है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपने 10 साल ही काम किया है और सब कुछ ठीक है, 25 साल आपका कॉर्पस बनना चाहिए था, तो आपने 25 लाख रुपए जमा करा दिए और 25 लाख रुपए ही कॉर्पस बना, तो सब बराबर है। तो यहां से ये कट गया ऊपर, क्योंकि आपने 10 साल काम किया है, सारा डिवाइड किया तो 9,000 रुपए बना, 9,000 रुपए ही बना। लेकिन सरकार का वादा है कि आपको 10,000 रुपए देगी, तो ऐसे में क्योंकि आपका जितना कॉर्पस बनना चाहिए था उतने ही पैसे आपने जमा करा दिए हैं, तो आपको ये 9,000 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और उसके ऊपर आपको डीआर मिलेगा। लेकिन अगला केस देखिए कि आपने सर्विस तो 10 साल की करी है, ठीक है, सर्विस 10 साल की करी है, सब कुछ ठीक है, आपका कॉर्पस बन रहा था 25 लाख का, कि आपको 25 लाख रुपए जमा कराने चाहिए थे, लेकिन आपने 22 लाख रुपए ही जमा कराए हैं। 22 लाख यानी कि 3 लाख का बीच में गैप है, तो 3 लाख का अगर बीच में गैप है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि 3 लाख रुपए आप भर दो। अगर 3 लाख रुपए आप भर दोगे तो आपको 10,000 की पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप तो बता दो कितना हिसाब बना, तो 25 लाख और 22 लाख हो गया। और क्योंकि आपने 10 लाख किया है तो इधर देखिए ये तो 45,000/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 साल है तो 12 120 300 हो गया। ये 22 लाख क्योंकि इतना आपने जमा कराए, टोटल 25 लाख है। देखो ये भी ऊपर कम हो गया तो टोटल वैल्यू कम होगी, यहां से आपकी पेंशन बनेगी 8,800। पिछले वाले केस में भी आपने 10 साल काम किया और इस वाले केस में भी आपने 10 साल काम किया, यहां 9,000 पेंशन बनी लेकिन आपको मिलेंगे 10,000। लेकिन यहां पर 8,800 की पेंशन बनी तो यहां आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको 8,800 ही मिलेंगे। कारण कि जो आपका ये वाला जो कॉर्पस का अमाउंट था ये बराबर नहीं था। अगर ये बराबर है इट मींस यदि आप 3 लाख रुपए और जोड़ देते हो, आखिरी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप 3,000 रुपए और जोड़ दोगे तो यहां पर आपको 8,800 नहीं बल्कि 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और ये दोनों अमाउंट बराबर नहीं है, इसलिए आपका जो पेंशन होगा वो 8,800 ही होगा और उसके ऊपर डीआर आपको मिलेगा। चलिए अब अगला केस देखिए कि किसी बंदे ने 1 2 3 4 फुलफिल किया है, 5वां फुलफिल किया है, चौथा फुलफिल नहीं किया है। चौथे का मतलब क्या है देख लो एक बार। चौथे का मतलब है कि डिफॉल्ट पैटर्न को उसने फॉलो नहीं किया, यानी कि जब 10% जो आपको जाना है कि पैसा कहां कहां जाएगा,
पैसा कहां कहां जाएगा, तो आपने अपना दिमाग लगा लिया कि भाई मेरे पैसे 50% इधर डालो। जैसे एसबीआई में अभी क्या होता है 33-33-33 है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 33-33-33, आप कहते हैं नहीं जी मैं जो कहूंगा वैसे जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपका कॉर्पस 50 लाख का बनना था, और क्योंकि आपने अपना दिमाग लगाया है इस वजह से आपका जो वैल्यू बना है उस समय वो 45 लाख का बना है। तो ऐसे में 5 लाख का गैप है। तो चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसने सारे वैल्यूज फुलफिल किए, यानी कि 25 साल की सर्विस भी उसकी पूरी है। तो ऐसे में देखिए 45 तो ये हो गया, 325 साल से ज्यादा है या 25 साल है तो ये हो गया, लेकिन यहां 5 लाख का गैप है, तो इसकी वजह से टोटल जो पेंशन बनेगी वो 20,250 की बनेगी। 5 लाख रुपए जमा करा दिए तो कितनी बनेगी, 22,500। लेकिन यहां पे अगर ये काम नहीं करता तो 20,250 उसके ऊपर डीआर उसको मिलेगा। आगे चलिए, अगर किसी बंदे ने पहले से लेकर के चौथे तक सारा काम कर रखा है, सारी ठीक है, पांचवा नहीं किया, पांचवे का मतलब पैसा उसने बीच में निकाल रखा है। अगर पैसा उसने निकाला है, उदाहरण के लिए 50 लाख उसके पैसे बनने थे लेकिन उसने 40 लाख ही कर रखे हैं, इट मींस 10 लाख रुपए उसने बीच में निकाल लिए हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि उसने जमा कराया नहीं, सब कुछ ओके है, तो यहां पर 10 लाख का गैप बना। इसके हिसाब से उसकी जो मतलब जो उसका पेंशन बनेगा वो 18,000 रुपए और प्लस डियरनेस अलाउंस नहीं, डियरनेस रिलीफ उसका बनेगा। किसी बंदे ने पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा कर रखा है, चौथा नहीं कर रखा है, एंड ऑप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस, द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज हायर देन द बेंचमार्क कॉर्पस। जैसे कि ऐसा हो गया कि आपने बोला कि नहीं जी मेरे जो 10% है जैसे मैं कहूंगा वैसे डालो, तो मैंने कहा जी मेरा डाल दो 50% यहां पे और यहां पे, और ऐसा हो गया कि टोटल सरकार ने जो तय किया उससे आपके पैसे ज्यादा हो गए, मतलब आपके पैसे सही जगह लग गए और आपका टोटल अमाउंट इस वाले बेस कॉर्पस से ज्यादा है, 5 लाख ज्यादा हो गया। तो ऐसे में अब क्या होगा कि यहां पर देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ऊपर 55 कर देंगे, क्योंकि अगर ऊपर 55 किया तो आपकी टोटल पे तो ज्यादा हो जाएगी, तो ऊपर वाली जो चीज है वो नीचे वाले से कम ही होगी या बराबर होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे में 50-50 हो गया, यहां पे हो गया, टोटल आपकी पेंशन जो मैक्सिमम पेंशन बन सकती है 45,000 में वो 22,500 हो जाएगी। तो 5 लाख का क्या हुआ, 5 लाख आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। द एम्प्लॉय विल गेट अ क्रेडिट, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है जैसे कि 5 लाख है इस केस में, रिटायरमेंट पे उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। अगर किसी बंदे ने पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा किया है, चौथा नहीं किया, और जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस उसने अपनी मर्जी से किया कि भाई यहां पैसा डालो, अब हुआ क्या कि गड़बड़ हो गई, उसके पैसे फायदा थोड़ा कम हो गया और उसका जो कॉर्पस है वो 45 लाख का बना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉर्पस ओइंग द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, उसने अपनी मर्जी से किया 45 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर देखो 45 लाख से डिवाइड कर दिया। ये वो केस है जब बंदे ने 25 लाख काम किए हैं लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस अपनी मर्जी से दी है, डिफॉल्ट पैटर्न नहीं अपनाया, 33-33-33 नहीं अपनाया, अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा हो गया तो बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन कम हो गया तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो जैसे इसमें 5 लाख कम है तो उसके हिसाब से 20,250 रुपए जो है 45,000 अगर उसकी वो बनती है तो वैसा बनेगा। अब क्या है, इफ द एम्प्लॉय पार्शियली रिकोप्स द इंडिविजुअल कॉर्पस, अब जैसे कि लिखा हुआ है कि बंदे के पास 45 लाख रुपए उसके खुद के जमा किए हुए पैसे हैं, लेकिन उसका जो कॉर्पस है वो 50 लाख का बनता है। उसको पैसा जमा 50 लाख कराना चाहिए था लेकिन उसका बना 45 लाख ही। तो अब उसने क्या किया, उसने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए, जी 2.5 लाख रुपए ले लो। तो अब ऐसे में हुआ क्या कि अब उसका कॉर्पस जो है वो 47,50,000 का बन गया। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, 25 साल सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर 45 की बजाय अब 47 है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए उसने एंड में देकर के उसको कॉम्पनसेट कर दिया। अगर वो 5 लाख देता तो ये पूरा कट के 22,500 हो जाता, लेकिन 47,50,000 दिया है तो उसके हिसाब से वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, 31,375, और उसके ऊपर डीआर उसको मिलेगा। तो इतना समझ जाओ, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, इसके हिसाब से आप अपना दिमाग लगा लो कि कितनी पेंशन आपको मिलनी है। अब सबसे पहला एनपीएस फाइनल पेमेंट इंटरेस्ट। अब आपको यह समझना है कि अगर आपका एनपीएस होता और यूपीएस है तो सबसे पहला इसमें क्या जमा की हुई राशि मिलेगी। यूपीएस में जो आप 10% पैसा जमा करा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यहां पर पैसे आपको ज्यादा दिखाई देंगे, और एनपीएस में क्या होता है कि 60% आपको मिल जाता है और 40% जो है वो आपकी पेंशन बन जाती है। तो 40% के हिसाब से किसी का 10,000 बनता है, किसी का 12, किसी का 15, लेकिन यहां पर आपकी पेंशन का अमाउंट ज्यादा ही दिखाई देगा। ठीक है,
अब मान के चलो यूपीएस के अंदर जो आप 10% पैसा जमा करा रहे हो, इस पूरे सर्कुलर में कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि वो पैसा आपको मिलेगा। इवन 2-3 जगह ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो आप खुद पैसा जमा करा रहे हैं वो बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो आप खुद भी पैसा डाल सकते हो। तो ये बातें इस चीज को हिंट करती हैं कि आप जो 10% का पैसा जमा कराने वाले वो आपको मिलेंगे नहीं। क्लियर बात है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि यहां पे कोई करेक्शन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और डॉक्यूमेंट मुझे बताइएगा, क्योंकि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो यहां पर चीजें क्लियर नहीं है तो वहां पर मैंने उसी हिसाब से पॉइंट बताया है। तो अब ऐसे में मान के चलो कि 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है किसी का, 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि अगर एनपीएस में तो 60% यानी कि 60 लाख आपको मिल जाएंगे। तो 60 लाख रुपए अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसका ब्याज ही ले रहे हो, तो ब्याज के हिसाब से आपको कैसे फायदा मिलेगा और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी आपको एक साथ मिलेगा। और यहां पर यूपीएस के अंदर भले ही आपको पेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आपके जेब से जो पैसा गया पूरी जिंदगी भर का वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक लमसम अमाउंट भी आपका बन रहा है, लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेंचमार्क जो आपके लिए पैसा जमा करने की जो तय सीमा थी उतना आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आप लालच में आकर के लमसम अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो आप वहां पे एडजस्ट करा दें। तो ऐसे में अलग अलग स्थितियां हैं। मुझे अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि जब आप रिटायर होंगे यूपीएस को अगर आप चूज करते हैं तो आपका लमसम अमाउंट कैसे बनने वाला है और कैसे आपकी पेंशन बनेगी। यानी कि आज अगर आप 7th पे को ही अगर आप बेस मान के चले तो उसके हिसाब से आप अपनी सर्विस की पूरी कैलकुलेशन करके आप आज की डेट में अपना रिटायरमेंट का लमसम अमाउंट और पेंशन निकाल सकते हैं। बाकी अगर लगता है कि कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर है तो आप कमेंट में उसको जरूर करेक्ट कीजिएगा। वीडियोस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो उसको उसी तरीके से आप लेंगे। जहां पर लगेंगे कि चीजों में ऊपर नीचे है तो आप मुझे नीचे बता देंगे, हम उसको बाद में जो है मॉडिफाई करा देंगे। क्योंकि चीज ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बता दी है। अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे चीजें होंगी सो योर सजेशंस आर वेलकम। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों और दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके।